अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एक छोटा सा कोई पनीर का टुकड़ा लेने के लिए जाएं तो प्लास्टिक के पैकेट में लपेटा हुआ होता है। एक ब्रेड लेने के लिए जाएं तो वो प्लास्टिक की थैली में लपेटा हुआ होता है। एक गैलन दूध या 1 लीटर मिल्क आप लेने जाएं तो प्लास्टिक की बोतल में होता है। टिश्यू पेपर का पैकेट लेने जाएं तो प्लास्टिक के रैप में होता है। एक सलाद का पैकेट जो होता है वो भी प्लास्टिक के टब में लपेटा हुआ होता है। मस्टर्ड या केचप की बोतल लें, वो भी प्लास्टिक की बोतल होती है। लेकिन सुपरमार्केट और शॉपिंग सेंटर आपको प्लास्टिक का बैग नहीं देंगे, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट खराब होगा। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के नाम पे जो धांधली की हुई है पूरी दुनिया में, यकीन माने हम जाते हैं सुपरमार्केट या ये नहीं, प्लास्टिक का बैग नहीं दे सकते आपको। खरीदो प्लास्टिक का बैग, तो वो भी तो प्लास्टिक का बैग है, खरीदने से भी तो प्लास्टिक का ही बैग दे रहे हो तुम। और जिनीवा में तो खरीद के भी प्लास्टिक का बैग नहीं है। जिनीवा में आप जहां भी जाएंगे आपको कागज का बैग देंगे। कागज का बैग कितना ड्यूरेबल होगा ये आप बता दें, उसमें आप वजनी सामान नहीं ला सकते। ये टोपी ड्रामे हैं। अजीज दोस्तों, एक और चीज मैं आपके सामने रखूंगा कि दुनिया के वो कंट्रीज जहां पे नलके का पानी पीने के लिए सेफ है, साफ है, वो ब्लू कलर के हैं। ये डेवलप्ड वर्ल्ड है। इसमें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, इमारात, अरब एंड गल्फ, जीसीसी के कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया और चिली। बाकी पूरी दुनिया में नलके का पानी सेफ नहीं है। अजीज दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि डेवलप्ड वर्ल्ड उस वक्त तक डेवलप्ड हो नहीं सकती जब तक आप अपनी आवाम को जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है पानी, वो अगर साफ पानी आप नलकों में नहीं दे सकते, आप डेवलप्ड वर्ल्ड हो नहीं सकते। अजीज दोस्तों, एक चीज़ आपके सामने रखनी थी कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, पोर्टुगल की गवर्नमेंट्स की जो किंग्स थे उनके खर्चे पे इंडिया का रास्ता ढूंढने निकला था और अमेरिका दरियाफ्त हुआ था। तब से ये सुपर पावर बनी दोनों। 1492 में स्पेन में आखिरी मुस्लिम अंपायर जो थी सल्तनत ऑफ ग्रेनाडा, उसका फॉल हुआ और क्वीन इजाबेल जीती थी। तो स्पेन और पोर्टुगल देखा जाए तो पोर्टुगल इतना सा है, स्पेन इतना सा है। इन्होंने पूरी दुनिया डिवाइड कर ली। 1494 में दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये डिसाइड हुआ कि दुनिया का जो लाल हिस्सा है वो स्पेन का है, जो ब्लू हिस्सा है वो पोर्टुगल का है। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि इन्होंने जितने सी रूट्स हैं उसको 1580 से लेकर 1640 तक ये कब्ज़ा किए हुए थे। फिर आई फ्रेंच, इंग्लिश, डच एम्पायर्स, जिन्होंने फिर चीज़ों को कंट्रोल में लिया। सिवाय साउथ अमेरिका के इन्होंने बाकी चीज़ें ले ली। पोर्टुगल के पास साउथ अमेरिका में ब्राज़ील था और अंगोला था अफ्रीका में। स्पेन के पास साउथ अमेरिका ही था। डच ने काफ़ी इतना सा कंट्री हॉलैंड, उसने काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पे कब्ज़ा किया था। अजीज दोस्तों, चलते हैं अमेरिका। ज़ोहरान ममदानी ज़ोर शोर से न्यूयॉर्क के इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं और नज़र ये आ रहा है कि ये जीत जाएगा। और जिस तरह लंदन का हाल सादिक खान ने ख़राब किया है, इस तरह अब दुनिया के एक इतने ग्रेट सिटी न्यूयॉर्क का तबाही हम देखेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत यह हुई कि वो आपको पता है कि ओपनली
हिंदुओं को, यहूदियों को गालियां देता था। उसकी कैंपेनिंग में हिंदू हैं, हिंदुओं ने बाकायदा इसकी कैंपेनिंग शुरू की है। उस पर मुझे ये याद आया कि एक भेड़िया बकरों को भाषण दे रहा था कि मुझे इलेक्शन में जीतने दो, फिर मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा। या वो बकरे जो सारी ज़िंदगी इशारे पे चलते हैं, अपने शेफर्ड की, जो चरवाहा होता है जो बकरियों को चिराता है, उसकी लकड़ी के इशारे पे चलते हैं और फिर वही उसको अपना रहबर मानते हैं, लीडर मानते हैं, उसको अपना आका मानते हैं, और फिर वही शेफर्ड, वही चरवाहा इनकी गर्दन पे छुरी फेरता है। अजीज दोस्तों, हमास का पीस एग्रीमेंट, मैंने आपको साफ कहा था कि ये नहीं चलने वाला। ऑलरेडी वीडियोस बहुत वायरल हैं कि गज़ा में हमास ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू किया है। वो फ़लस्तीनी जो हमास के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ थोड़े से ही हैं लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब उस पर इवन UNRWA, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जिस पे मुसलसल आरोप लगते थे कि ये हमास को सपोर्ट कर रही थी और उसमें जो फ़लस्तीनी वर्कर थे वो हमास के लिए काम करते थे, और इवन कई होस्टेजिस को भी UNRWA ने पनाह दी हुई थी। उसके हमास के कहने पे उनको सिक्योरिटी, उनको पनाह नहीं दी हुई थी, उनको कैद करके रखा हुआ था। वो भी चीख पड़ी है कि सिविलियंस को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है हमास की तरफ से। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है और अमेरिका की फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल कमांड ने ये नोटिस इशू किया कि हमास इंसान का बच्चा बन जाए और ये सारा वायलेंस ख़त्म करे। फिर डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ा और उसने कहा कि अगर हमास ने कत्ल जारी रखे गज़ा में, जो कि डील का हिस्सा नहीं थे, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं होगा, हमें वापस हमला शुरू करना होगा और तुम लोगों को कत्ल करना होगा। अजीज दोस्तों, जो प्रोपेगेंडा था कि गज़ा में जेनोसाइड हुआ है, अजीज दोस्तों, जो जेनोसाइड होता है ना, वो आजकल इन्होंने छोटा सा लफ्ज़ कर दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम था, उसको जेनोसाइड कहते हैं। आर्मेनियन कत्लेआम 1.5 मिलियन, उसको जेनोसाइड कहते हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान जिनीवा में जब मैं पहली बार गया, तो मैंने जिमी कार्टर, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट की एक ब्रीफिंग अटेंड की। वो रवांडा जेनोसाइड पे थी और मैं उस वक्त बेल्जियम में था, और रवांडा जो है वो बेल्जियम की कॉलोनी रही थी, तो बेल्जियम में इस हवाले से पल पल की खबरें आती थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हुतू और तुत्सी, 2 कबीलों के दरमियान 2 से 3 हफ्ते के अंदर मिलियन के करीब लोग मार दिए गए थे। इसको जेनोसाइड कहते हैं। गज़ा में तो 60,000 इनके फिगर्स हैं, 58,000 इनके फिगर्स हैं कि 58,000 मारे गए। तो जेनोसाइड ऐसा हुआ गज़ा में कि गज़ा की जो आबादी 7 अक्टूबर से पहले थी, उससे आबादी बढ़ी है, घटी नहीं है। और ये जो जेनोसाइड जितने पब्लिसाइज करते हैं ना, वो क्रिश्चियनों के और इनके करते हैं, यहूदियों के और इनके। हिंदुओं के जेनोसाइड को तो ये गिनती में ही नहीं लाते। हिंदुओं का जेनोसाइड हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनोसाइड रहा है। 1000 साल तक हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा है। मुसलमानों ने जो जेनोसाइड किए हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। खैर अजीज दोस्तों, ये कह रही हैं कमाला हैरिस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन हार गई थी, कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट थी आज तक जितने कैंडिडेट्स आए हैं प्रेसिडेंट के लिए। मैं इस पर, मेरे सामने कभी भी कोई चीज़ आती है ना, तो मेरा दिमाग चलना शुरू होता है। मैं उस पर सोचने लगता हूँ कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी उम्मीदें थी कि वो कुछ पॉजिटिव लाएगा, लेकिन उसकी अभी तक मुझे कोई ख़ास पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई। इवन अमेरिकन लोगों के लिए इसने जो टैरिफ के नाम पे इन्फ्लेशन बढ़ा दिया है, महंगाई वहाँ पे बढ़ गई है,
क्राइम बढ़ गया है, गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है, आइस के नाम पे मिलियन से ज़्यादा लोग, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अब तक डिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसको मर्जी आती है। मतलब अमेरिकन शहरों को फौज के हवाले कर दिया है, मार्शल लॉ कह लें एक तरह का। अमेरिकन के साथ ये किया है, बाकी दुनिया के साथ क्या कर रहा है ये आप देख ही रहे हैं। टेररिस्टों को, पाकिस्तान जैसे टेररिस्टों को आशीर्वाद दे रहा है। तो मैं सोचता रहा कि क्या कमाला हैरिस जीत जाती तो डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर होती, तो आई डोंट थिंक सो। डेमोक्रेट से तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि वो कुछ पॉजिटिविटी लाएंगे। अजीज दोस्तों, जैसे मैंने बताया डोनाल्ड ट्रंप अपने ही लोगों के ऊपर वो कर रहा है। तो पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो था ना, उसको गिरफ्तार कर लिया है, जॉन बोल्टन को। अमेरिकन पुलिस ने काफ़ी हफ्तों पहले गिरफ्तार किया था। अब उसके ऊपर बाकायदा केस चलना शुरू हुआ है कि इसने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वगैरह चोरी की थी वगैरह वगैरह। 1 महीने के अंदर ट्रंप ने अपने 3 पॉलिटिकल एडवर्सरीज को गिरफ्तार करवाया और उन पर केस चला रहा है। तो यह है कि ट्रंप एक डिक्टेटर के तौर पे आया है सामने, और यह है कि अमेरिका के लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हमेशा दुनिया के लिए तो एक अजाब ही रहे हैं। चाइना के साथ ट्रंप के मामला चल पड़े हैं, और अमेरिका ने धमकी दी है कि हम 500% टैरिफ चाइना पे लगा देंगे, क्योंकि वो रशिया से पेट्रोल खरीद रहा है। और चाइना इंडिया ने कोरे जवाब दे दिए। इसने अभी कहा कि मोदी ने मुझे कहा था कि मैं पेट्रोल नहीं खरीदूंगा। Assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine रशिया से। और यह है कि मैं बंद कर दूंगा पेट्रोल। और अगर मैं ज़्यादा बोलूं मोदी के बारे में तो मोदी की पॉलिटिकल लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। बकवास करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका करारा जवाब दे दिया है कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। सी ऑन द इशू ऑफ एनर्जी सोर्सिंग we have made a statement. This was put out in the morning today. We would request you to look at that particular statement for the questions that you have. On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation. तो यह है कि रशिया का पेट्रोल तो यूरोप भी खरीद रहे, तुम भी रशिया से यूरेनियम खरीद रहे हो, पता नहीं क्या कुछ तुम लोगों की डीलें चल रही हैं, सब खैर है। तुर्की ने भी तुम्हें मना कर दिया। तो यह है कि हंगरी ने मना कर दिया, और हंगरी में अब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। 2 घंटे टेलीफोन पे बातचीत हुई इनकी, क्योंकि ज़ेलेंस्की आया ट्रंप से मिलने के लिए। तो ट्रंप ने पहले पुतिन से बात की, और उसने फिर ट्वीट की कि हाँ भाई बहुत अच्छी बातचीत रही, 2 घंटे हमने गप्पे मारे, और ये क्या वो क्या, अब हम बुदापेस्ट में मिलेंगे। बुदापेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, तो पुतिन को कई कंट्रीज क्रॉस करके आना होगा, और उन कंट्रीज में से कुछ ने इसके इंटरनेशनल वारंट इशू किए हुए हैं गिरफ्तारी के। तो अब वो वारंट सस्पेंड कराए गए हैं ताकि पुतिन, और गिरफ्तार तो इनका बाप भी नहीं कर सकता, आपको पता है ये पुतिन है वो, ठीक है ना। तो ये है कि चाइना इंडिया से पंगे, रशिया से पंगे,
चंगे नहीं है ट्रम्प जी आपके लिए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।